वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर लाइट, जिसके अंदर हमारा मेन है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन और उसके बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हम मिरर के बारे में एक बेसिक जानकारी ले चुके थे, स्नेल्स लॉ जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं कि मिरर पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। जब भी हम मिरर इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम दो रे ऑफ लाइट निकालें वहाँ से, ताकि इंटरसेक्शन पे हम शो कर पाएँ कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ओ ऑब्जेक्ट है, एम को हिट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल डालें तो एम डैश बन जाता है। फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये बन रहा है हमारा एम ए रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरह से हम बात करते हैं जो एक और है, ओ एन पे हिट कर रहा है इंसिडेंट रे, एन डैश नॉर्मल है। फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर, ये हमने निकाला एन बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एम ए और एन बी जो है वो डाइवर्जिंग लाइन से, मतलब वो फैल रही हैं, कन्वर्ज नहीं हो रही, मतलब इस तरफ इनका मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, बिहाइंड द मिरर जाएंगे और हमें मिलेगी एक इमेज जो एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख सकता है। तो इस तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका इमेज फॉर्मेशन होता है आपके प्लेन मिरर पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई फाइनाइट या इलोंगेटेड सब्सटेंस हो या ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई नीडल है या पेंसिल है, उसका इमेज फॉर्मेशन करना है, तो हम सोच सकते हैं कि ये जो लाइन है या ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज से ही मिलके बना हुआ है। बहुत सारे पॉइंट लगाते हैं तो एक लाइन बन जाती है। तो हम इसका हेड और टो ले लेते हैं और यहाँ से हम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करें, जैसे हमने एक नॉर्मल रे क्रिएट कर लिया, अब इस पर अगर हम परपेंडिकुलर रे डालेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ होता तो कुछ एंगल बनता, अब जैसे जैसे इसकी तरफ जाने लगेगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब ये अपने पाथ को रिट्रेस करने वाली है। तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि अगर कोई परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइट रे हिट कर रही है तो वो बाउंस बैक कैसे करेगी, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पे। दूसरी लाइन हमने ए डी डाली है, डी एम को नॉर्मल और डी डी डैश आपका रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलर प्रोसेस हमने इस पॉइंट के लिए भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने देखा कि देखिए इस लाइट रे को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और इस लाइट रे को आगे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि ये डाइवर्ज हो रही है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो ये भी डाइवर्ज हो रही है, मतलब इनका इस तरफ मिलने का कोई सीन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, बिहाइंड द मिरर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हेड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हमारा टो क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका एक रिस्पेक्टिव पॉइंट यहाँ पे भी मिलेगा हमें, ठीक है। और इस तरह से पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो एट द सेम डिस्टेंस बनती है। मान लेते हैं ये एक मिरर है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पे रखा है, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिहाइंड द मिरर 1 मीटर की दूरी पे जाएगी। मतलब अगर हम टोटल डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, मतलब ट्वाइस हो जाएगा या 2x। ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 2x या 2y, या आप अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे तो ट्वाइस कर देंगे और मिल जाएगा आंसर। सेम साइज की होगी इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतने साइज का आपका ये मिलेगा आपको इमेज। लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन मतलब जब आप अपने आप को शीशे में देखते तो आपको पता चलता है कि आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट बन गया, लेफ्ट है वो राइट बन गया, ठीक है। जैसे आप सेल्फी लेते हैं अपने मोबाइल कैमरा के अंदर तो आप देखते होंगे आपकी टी शर्ट पे जो भी कुछ लिखा है वो उल्टा हो रहा है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली इस तरह से पढ़ते हैं लेकिन आपकी सेल्फी इमेज में इस तरह से पढ़ने में आएगा। इसका एक और एग्जांपल एम्बुलेंस ले सकते हैं आप। आपने देखोगे एम्बुलेंस की गाड़ी पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ताकि जो गाड़ियाँ उसके आगे चल रही हैं वो अपने रियर व्यू मिरर में देखें तो एम्बुलेंस उन्हें सीधा दिखाई देगा, ठीक है, जिससे वो उसे रास्ता दे सके। दूसरा ये वर्चुअल इमेज होती है। अभी हमने बात की थी कि जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, एक वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब यूज़ ऑफ प्लेन मिरर, हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो एक तो हो गया ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पे आप खड़े होकर तैयार होते हैं, बाथरूम मिरर्स हो गए इन जगहों पे। ब्लाइंड टर्न्स, जैसे आपको पता है कि एक रोड है
और रोड पे ऐसे आपको टर्न करना है तो आपको यहाँ वाली गाड़ी नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे एक मिरर लगा दिया जाता है एक सर्टेन एंगल पे, जिसमें आपको यहाँ का व्यू मिले और सामने वाले को यहाँ का व्यू मिले, ठीक है। तो ब्लाइंड टर्न्स पे होता है। पेरिस्कोप एक डिवाइस होती है जो पनडुब्बियों के अंदर लगी होती है, जो सबमरीन्स होती हैं। ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। तो लाइट जैसे ये पानी है, अब पानी के ऊपर आपको देखना है, तो आपको ऊपर देखने के लिए खुद ना बाहर निकलना पड़े और एक सेफ्टी आपके साथ रहे, तो उसमें आप क्या करते हैं, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे लाइट रही यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी और यहाँ पे भी एक मिरर लगा है तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी और आपको एक इमेज दिखाई देगी, जो सामने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे आपको दिखाई देगी इस मिरर के थ्रू। अब आ जाते हैं एक न्यूमेरिकल पे। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर है जो वो है 4 मीटर। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है आपका 4 मीटर, ठीक है। यानी हमें पता चला कि ये वाला डिस्टेंस है वो भी 4 मीटर होगा, क्योंकि हमने बोला कि सेम डिस्टेंस पे होता है। ऑब्जेक्ट और मिरर का जो डिस्टेंस होगा वही मिरर और इमेज का भी डिस्टेंस होगा। अब ऑब्जेक्ट मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स मिरर, अब वो 1 मीटर टुवर्ड्स मिरर अगर मूव कर रहा है तो ये हो गया 3 मीटर, ठीक है। यानी जो इमेज है वो भी थोड़ा सा आगे आ जाएगी और वो भी 3 मीटर पे आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 3 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल्स टू 6 मीटर। यानी यहाँ पे अगर आप 1 मीटर का चेंज करते हैं टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर, तो जो नेट होगा वो 2x की वैल्यू में है। जो भी डिफरेंस आपने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट के साथ, इमेज के साथ तो आप नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको ऑब्जेक्ट ही प्लेस करना पड़ेगा आगे पीछे जो भी करना है। तो जितना डिफरेंस आप ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आएंगे उतना ही डिफरेंस इमेज में आ जाएगा। तो जो नेट डिफरेंस या डिस्टेंस बनेगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में वो 2x का बन जाएगा, जो भी डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया था। नेक्स्ट चलते हैं एक इंट्रोडक्शन जो लेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स का। तो अभी हम डायग्राम और इन दोनों के नाम जान लेते हैं, उसके बाद जो भी टर्मिनोलॉजी है उनकी डेफिनेशन भी हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे भी। आप चाहें तो आज लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ूंगा इसे, क्योंकि एक दिन के लिए बहुत हो जाता है 2-3 टॉपिक एक साथ करना। तो पहला ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ये जो सरफेस है ये शाइनी, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो, यानी बल्ज्ड आउट सरफेस जो है, तो बल्ज्ड आउट शाइनी सरफेस होगा तो कॉन्वेक्स मिरर। और ये है बेंट इन, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। आप देख सकते हैं केव बन रहा है, इसके अंदर केव बन रहा है, केव जैसी डायग्राम आ रही है, तो कॉनकेव मिरर, ये याद रखने का एक आसान तरीका है। अब हम बात करते हैं और कुछ जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये हमने एक बेसिक कॉनकेव मिरर ले लिया है, इसका ये पॉइंट पोल कहलाता है। तो देखो ये आपको ना 2 डायमेंशनल लग रहा होगा, जैसे कि एक लाइन है, पर ये लाइन नहीं होती, एक स्फीयर का हिस्सा होता है। जैसे आपने कभी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला होगा, जब वो टेनिस बॉल के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो जो आपको मिलता है उस तरह का शेप होता है, मतलब इस तरह का शेप होता है, ठीक है। ऐसे लाइन नहीं होती, ये इस तरह का सरफेस होता है, ठीक है। तो जो पोल होता है वो होता है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बिल्कुल बीच वाला जो सरफेस होगा वो कहलाता है पोल, ठीक है। अब बात करते हैं एफ, जिसे हम फोकस से जानते हैं। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होगी तो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी फोकस से। तो यही डेफिनेशन होती है फोकस की। तो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच अ रिफ्लेक्टेड रे विल पास व्हेन अ पैरेलल इंसिडेंट रे इज हिट्स द सरफेस, ठीक है। या हम बोल सकते हैं व्हेन अ पैरेलल इंसिडेंट रे हिट्स द शाइनी सरफेस इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है कि ये जो लाइट इसके थ्रू पास करेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाने वाली है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ये जो शेप मिली है ये हमें मिली है, जो आप टेनिस बॉल्स देखते हैं उसका एक आधा हिस्सा ले लेंगे तो इस तरह का आपको शेप मिलेगा, ठीक है। अब टेनिस बॉल एक स्फीयर थी, ठीक है। अब वो स्फीयर थी तो उसका एक रेडियस भी रहा होगा, एक और सेंटर भी रहा होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। वो उस स्फीयर का सेंटर है फ्रॉम विच द मिरर इज बीन टेकन आउट। तो आप इसका इतना हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका मिरर बन गया। अब इसका कुछ सेंटर रहा होगा तो यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनता है वो होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज बीन टेकन आउट। तो वो उस स्फीयर का ही रेडियस है जिससे कि आपने
इस लेंस इस मिरर को निकाला है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो कि सेंटर पॉइंट है उस स्फीयर का जिससे कि इस मिरर को निकाला है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेंथ है पी और सी के बीच की, ये रेडियस वही है उसी स्फीयर का है जिससे कि इस मिरर को निकाला है। इन दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है, जो सी होता है वो ट्वाइस ऑफ एफ होता है। ठीक है, अगर आपको फोकल लेंथ दे रखा है, जैसे 5 मीटर का फोकल लेंथ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 20 मीटर का, तो फोकल लेंथ आधी होगी वो 10 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो हम फोकस पॉइंट को देख चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया हमने, फोकल लेंथ भी देख लिया। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन जॉइनिंग पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फोकस को और पोल को। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं सबकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन में वो डेफिनेशन वाला पार्ट थोड़ा डिस्टॉर्टेड सा हो जाता है। तो P इज पोल, इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो F इज फोकस, इट इज अ पॉइंट थ्रू विच अ रिफ्लेक्टेड रे विल पास इफ द इंसिडेंस रे इज पैरेलल। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज अ पॉइंट और इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज बीइंग टेकन आउट। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच this mirror is being taken out. Principal axis, it is the line joining pole, focus and center of curvature. नेक्स्ट सेशन में हम इनकी डेफिनेशन के साथ जाएंगे और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि हमारे पास दो तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा, एक हमें कॉनकेव मिरर से करना होगा, एक हमें कॉन्वेक्स मिरर से करना होगा, मतलब अलग अलग कंडीशन में, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ प्लेस किया तो कहाँ बनेगी इमेज, यहाँ प्लेस किया तो कहाँ बनेगी, यहाँ प्लेस किया तो कहाँ बनेगी, यहाँ प्लेस किया तो यहाँ कहाँ बनेगी, यहाँ प्लेस किया तो कहाँ बनेगी, और इन्फिनिटी से आ रही है इमेज वो रेस तो कहाँ बनेगी। तो इस तरह के हम डिफरेंट 5 से 6 केसेस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद डेफिनेशंस एंड द cases of image formation when the object is being placed on different places in front of the mirror. Till then, goodbye and take care.